हैदराबाद के दारुस्सलाम में AIMIM के सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते हुए इसे भारत की तारीख का एक सियाह दिन करार दिया और सवाल उठाया कि अगर मस्जिद को ना गिराया जाता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों का अकीदा है कि मस्जिद इसी मुतनाज़ा मुकाम पर मौजूद थी और क़यामत तक मौजूद रहेगी। उन्होंने 1984 के साथ सिख मुखालिफ फसादात समेत मुल्क में पेश आने वाले दिगर फ़िरक़ेवाराना वाक़यात की भी मज़म्मत की। इस मौके पर उन्होंने मरकज़ी पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से तेलंगाना के हुकूमत के उर्दू मीडियम स्कूलों के 8000 तलबा को 24,64,000 रुपये की लागत से सालारे मिल्लत ऑल इन वन गाइड फराहम की। तकरीब जिसमें पार्टी के MLA, MLC, कॉरपोरेटर्स और सीनियर कारकुनान भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले को 20 साल कबल मरहूम कायदे सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 2005 में शुरू की गई तालीमी जद्दोजहद का तसलसल करार देते हुए कहा कि गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का ये मिशन आज भी जारी है और वो इस पर फख्र महसूस करते हैं। और आप और हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहाँ पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बग़ैर कोई क़ानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहाँ पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गईं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि उस मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेज़ी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फ़ैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्ज़मीन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहाँ, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फ़ैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वज़ीर आज़म मुल्क के कहा कि 500 साल के ज़ख़म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से ज़ख़म की बात कर रहे हैं? ज़ख़म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमज़ोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर किया गया, उसको ज़ख़म दिया गया।
और आज वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तकलीफ़ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज़्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी ज़बान आज़ाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज़ एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। बहरहाल इनका चेहरा सामने आ गया दुनिया के सामने, मगर इस बात को हमको समझना और याद रखना है कि 6 दिसंबर एक यौम सियाह है। 6 दिसंबर हमारे मुल्क के लिए एक सियाह दिन है। जिस तरह गांधी को जिस दिन मारा गया था वो यौम सियाह है। जिस दिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद किया गया वो एक काला दिन था। जिस दिन इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली के सड़कों पर सिखों का खून की होली खेली गई तो मुल्क के लिए काला दिन था। जिस वक्त 2002 में गुजरात और अहमदाबाद में फसादात हुए वो एक यौम सियाह था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, ना भूलना चाहिए। याद रखिए, अगर क़ानून की बालादस्ती रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, तो जमहूरियत मजबूत होगी, इंसाफ मजबूत होगा। और अगर इंसाफ करने वाले रिटायरमेंट के बाद इस तरह की बात लिखते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो ख़ुद वो अपना तमाशा कर रहे हैं और अपने चेहरे को बेनकाब कर रहे हैं। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज वक्त ये है कि हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है, और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था जो आस्था की बुनियाद पर था, आज आप देखते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी कई मसाजिद के ऊपर केसेस पड़ जाते हैं। और इसी बाबरी मस्जिद के केस में उस जजेस ने लिखा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक बेसिक स्ट्रक्चर से है। सुप्रीम कोर्ट एक बात बोलता है और लोअर कोर्ट उसको कबूल नहीं करता है। बहरहाल हमको जितनी अल्लाह ने हम तमाम को सलाहियत दी है, हम आइन को मजबूत रखें, क़ानून की बालादस्ती को बरक़रार रखें या रूल ऑफ लॉ को बरक़रार रखें, और ऐसी ताकतों को पहचाने जो मुल्क के आइन को, इंसाफ को कमज़ोर करना चाहते हैं। याद रखिए, इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं है, ये मुल्क तमाम मज़हब के मानने वालों का है। अगर कोई ये कहेगा कि ये मुल्क एक मज़हब का है तो फिर याद रखिए हम उन अजीम आज़ादी के मुजाहिदीन की क़ुरबानी को रायगा जाने देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, सिखों ने, ईसाइयों ने मिलकर अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। और हमारे बुज़ुर्गों ने यह ख्वाब देखा था और इसीलिए इस तरह का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, जो हमने आइन अपने आप को दिया। वो ये कहता है कि इंडिया जो उसका प्रियम्बल है, उसका जो कहता, उसमें ये बात लिखी गई कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें जब आप बात करते हैं तो किसी एक मज़हब की तायीद में बात नहीं होती।
तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जिस पर आपको और हमको गौर करना है। रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाले एक मुबारक सफर के लिए उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका। डीलक्स उम्रा पैकेज 81,000 रुपीस में, सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 99,000 में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। दीदार करे काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। पहला उम्रा मुअल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 200 मीटर्स पर, मदीना 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर। AC रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग फ्री, गाइड के जरिए मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तयाब। UK स्टूडेंट वीजा, बेस्ट यूनिवर्सिटी सक्सेस गारंटी, फॉरेन विजिट वीजा की फास्ट सर्विस रहेगी। शब मेराज, शब बारात, रमजान करीम के 3 स्टार 5 स्टार लो बजट उम्रा पैकेजेस की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। लैंड पैकेज और क्लॉक टावर, हिल्टन उम्रा इंडिविजुअल पैकेज दस्तयाब। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 की बुकिंग जल्द बंद होने वाली है। महदूद नशिस्तें बाकी हैं। सिर्फ 5,50,000 रुपए और 4,80,000 रुपए 1 मंथ पैकेज और 20 डेज का पैकेज। जल्दी करें, विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, नियर किम्स हॉस्पिटल। कर्नाटका ब्रांच ऑफिस फ्रेजर टाउन, बैंगलोर। आज ही तशरीफ लाएं और अपना मकबूल सफर तय करें।